बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते चले जाएं। 2386 इस वक्त मुतासरा अफराद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तादाद में इजाफा ज़रूर हो रहा है। स्लोली अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द इस वबा से हमारी निजात हो, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम ये बात करें वहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि मुल्क भर की जो जेलें हैं उसके अंदर जो बंद की क्या सूरत हाल है और दुनिया भर में इकदाम किए जा रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है इससे कैदियों को महफूज रखा जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अंडर डिटेंशन है या उनको जो है वो बंद किया गया है। ये आपको बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एहसन तरीके से कल एक हुक्मनामा जारी किया था, वो आपके को बताए जाते हैं, जिसमें कि कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों से चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट तलब की है और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को क्या तरबियत दी गई है इसके बारे में भी पूछा है। और ये भी कहा गया है कि बताया जाए कि अस्पताल जो हैं वो कोरोना से निपटने के लिए किस हद तक तैयार हैं। हिफाजती किट्स और वेंटिलेटर्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जेल में जाने वाले तमाम कैदियों के जो खून की स्क्रीनिंग है उसका भी हुक्म दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ये फरमाया है कि स्क्रीनिंग के बाद ही कैदियों को जेल में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी और किसी कैदी में अगर कोरोना की इलामात जाहिर होती हैं तो उनको फ़ौरन जो है वो करंतना में रखा जाएगा। ये आपको बताते चलें कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने मामूली जराइम में मुलव्वस कुछ जो अफराद थे उनकी जमानत मंजूर की थी, उनको रिहा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और इस मौके के ऊपर सैयद कल्बे हसन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने दिफा किया है कि इस फैसले को बरकरार रहना चाहिए और कुछ इंकशाफात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं मुख्तलिफ जेलों के हवाले से, उनके अंदर मौजूद मरीजों के हवाले से। मसलन ये कि इस वक्त मुल्क भर में 114 के करीब जेलें हैं जिसमें 77,275 कैदी मौजूद हैं। गुंजाइश सिर्फ 57,742 अफराद की है और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि 33% जायद यानी जो कैदी हैं उनको इस वक्त मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद किया गया है। मुल्क भर की 114 जेलें, उसमें 60 साल से जायद तकरीबन 1,527 अफराद हैं। 1,184 खवातीन जेलों के अंदर बंद हैं और पंजाब और KP की जेलों में 140 नौजायदा बच्चे भी माओ के हमरा बंद हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जेलों में तकरीबन 2100 कैदी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का शिकार हैं। 2400 अफराद एड्स और हेपेटाइटिस के मरीज हैं। पंजाब में सिर्फ 66 माजूर कैदी जो हैं वो जेलों में बंद हैं। जेलों के अंदर डॉक्टरों की 108 आसामियां खाली हैं, यानी जो भर्ती होने थे डॉक्टर वो भी भर्ती नहीं हो सके। नफ्सियाती मुआलिज की 58 आसामियां भी खाली हैं और आपको ये याद रखिए कि जेलों के अंदर नफ्सियाती अमराज में हमेशा इजाफा देखने को मिलता है। पंजाब की 10% जेलों में एम्बुलेंस की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक। और इसके अलावा जो TB के मरीज हैं 173 हैं। मुल्क भर की जेलों में तकरीबन 594 जहनी मरीज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और सजा याफ्ता जो कैदियों की तादाद मुल्क भर की जेलों में है वो 25,456 है और अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद 48,008 है। सो अगर आप 77,000 के मुकाबले में जो कि इस वक्त कैद हैं, 57,000 कैदी की गुंजाइश है इस वक्त मुल्क भर की जेलों में, अगर इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए तो जाहिर है कि बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बड़े पर्टिनेंट सवालात भी उठाए हैं इस मौके के ऊपर। मसलन ये कि जो दहशतगर्द हैं बेशक उनकी उम्र ज़्यादा हो, या खास करके उन्होंने कोट किया कि बहुत सारे जो कैदी छूटे हैं उसके बाद से जराइम की शरह में इजाफा देखने को मिला है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब कल्बे हसन साहब। उनसे हम पूछते हैं कि सिचुएशन क्या है और कैदियों की बेहतरी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए उस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम कल्बे हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आसमा जी। मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि जैसे इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, एक तो मैं
पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो डाटा है, हमने चेक किया, ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तस्दीक की, उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, बल्कि उन्होंने ये फरमाया है शीरीन मज़ाई साहिबा ने कि मंडे को हम पेश भी करेंगे। सिचुएशन क्या है इस वक्त जेल के अंदर कैदियों की? कितने फीसद कैदी जो है वो रिहा हो सकते हैं मुख्तलिफ मामूली नौइयत के जो जराइम हैं उसके अंदर मुलव्वस? इसकी तफसील तो आसमा चीफ जस्टिस साहब ने माइन्यूटली वो उनको कहा है कि वो लेकर आए। एक डाटा जो आपने बताया है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं, ये भी मैंने सबमिट की है। ऑलमोस्ट यही रिपोर्ट्स जो आपने जो बताया है, इस किस्म की ही रिपोर्ट्स जो है मैंने सबमिट की हैं। अब ये तकरीबन 2 माह पहले की ये रिपोर्ट्स हैं। अब जो लेटेस्ट ये डाटा है वो हमें, जो मैंने उस सुप्रीम कोर्ट में ये किया कि आप ये सिर्फ उन लोगों का बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी एजेस जो हैं वो 60 से अबव हैं, हमारा डाटा तो है, और किन क्राइम में वो मुलव्वस हैं और उनकी कैद कितनी रह गई है। मसलन ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो एटलीस्ट ये जर्मनी और इटली ने ये कहा है कि जो लॉन्ग पीरियड टर्म जो जिनकी कैद थी और उनकी अब रह गई है, उन्होंने तो ये कहा है कि 18 माह से कम जिनकी रह गई है उन सबको हम रिलीज करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो एक पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कोई ऐसा रिस्क नहीं हो सकता जिसने 10 साल काट ली हो और उसकी 1 साल रह गई हो या 1.5 साल रह गई हो, या वो 60 से अबव हो। इन 60 से अबव एज का जो फिनोमेना ये है कि ये दे आर मोर रिस्की फॉर कैचिंग एंड ट्रांसफरिंग दिस कोरोना वायरस। और फिर जैसे आपने बताया है कि मुझे तो वो लग रहा है कि जिन ख्वातीन के साथ जिनके बच्चे हैं वो ख्वातीन से ज्यादा उनकी तादाद है। तो वो माइंड में छोटे बच्चे हैं, अब देखा जाए तो वो अगर अंदर गए हैं तो अपने पेरेंट्स की किसी की वजह से, माँ की वजह से, तो उनको आइसोलेट करना तो इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना जो है बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा आ रहा है। तो ये, बल्कि मैंने एक और इनको सुप्रीम कोर्ट में मैंने दाखिल रिपोर्ट की है कि 1 मार्च से 22 मार्च तक सिर्फ पंजाब की जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो तादाद है वो 9,000 समथिंग है, 718 ये इतना। अच्छा। और उसको अगर हमें देखा जाए तो 500 प्रिजनर्स पर डे पंजाब की जेलों में एंटर हो रहे हैं। अच्छा। बात ये है कि वो जो प्रिजनर्स पकड़े गए हैं क्या वो अफेक्टेड तो नहीं है? अगर एक भी उसमें से अफेक्टेड होता है या 10 होते हैं तो वो आगे जाके इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है कि बिफोर दे एंटर द जेल्स उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाए और उनको देखा जाए कि उनमें से कोई अफेक्टेड तो नहीं है। तो ये पूरा मुल्क आसमान जो है वो दुनिया के पहले सेफली, मैं कहता हूं कि 10 मुल्कों में, वैसे इससे भी कम हो सकता है, शायद 7-6 मुल्कों में होगा जिसमें हमारी जो जेलें हैं वो और क्राउडेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंध ने तकरीबन 232 कैदियों को जो है वो रिहा किया है। चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए हैं और आपने देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको भी मुअत्तल किया। तो अब उनका हुक्मनामा तो आ गया है कि जो उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप ये भी प्रोवाइड करें, और ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री भी ये कह रही है कि हम मंडे को अटॉर्नी जनरल के जरिए से वो पेश करेंगे। कुछ तजावीज़ जो है वो भी अदालत के सामने कल रखी गई है, उसकी तफसीलात क्या हैं, ताकि अगर वो रिहा नहीं भी होते कम से कम तो जेलों के अंदर उनको किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो हंगामी बुनियादों पर प्रोवाइड की जा सकती हैं, और उसके इम्कानात भी मौजूद हैं या नहीं? इम्कानात तो उसके मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि कुछ इसका परसेप्शन जो आ रहा है, कुछ ये आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है ये बिल्कुल खिलाफ है कि कोई एक प्रिजनर को भी किसी को जमानत नहीं होनी चाहिए या वो बेल पे नहीं जाना चाहिए। और हमारी आला जो अदलिया है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनका यही है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी रिजर्वेशन है कि ये इसका जो तरीकाकार था उसको ज़रा वाज़ह होना चाहिए था, क्योंकि अगर हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है तो वो एक लोअर कोर्ट के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उस पे फिर वो सारा उसी पे अमल होना शुरू हो जाता है। तो वो तरीकाकार पे रिजर्वेशन आई है, और कुछ जो ऐसे लोगों को बेल मिली है जैसे नैब के जो थे या नारकोटिक्स पे थे, उस पर रिजर्वेशन है। अदरवाइज बेंच ने ये बड़ा वाज़ह कहा है कि कोरोना इज ओवर कॉमन एनिमी एंड वी हैव टू फाइट जॉइंटली विद इट बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ।
ये उनका ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एक वो दाखिल की है अपनी रिपोर्ट कि किन किन लोगों को जो है वो छोड़ना चाहिए या छोड़ सकते हैं, जो आगे जाके माशरे के लिए या मुल्क के लिए वो कोई रिस्क ना हो। तो ये जो रिपोर्ट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो जैसे पूरी उस तरह ये है, सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा ऑर्डर पास करेगी जिससे कोई खतरा भी नहीं होगा, वो विद इन पैरामीटर ऑफ वो लॉ भी बन जाएगा। और हमारी जेलों में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जेलों में ये बर्डन जब तक कम नहीं होगा, अब उस वक्त तक ये रिस्क खत्म नहीं होगा। अब जेलों की ये हालत है कि पहले ओवर बर्डन है, या तो जेलों के साथ ऐसे हॉस्पिटल्स टेम्पोररी तौर पे बन जाएं जिनमें आइसोलेशन में वो चले जाएं, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। अब इसको ये जो जेल में है, देखें घर में एक छोटा सा बंदा भी हो ना, तो वो कम से कम 2 पेनाडॉल तो ले लेगा अगर उसे बुखार है। तो जेल में तो पेनाडॉल लेने के लिए भी उसको डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा। और डॉक्टर जो है वो, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, ये मेरी भी इंफॉर्मेशन और मेरे पास भी रिपोर्ट जो है कि वो 108 तो डॉक्टर्स वैसे इनकी अपॉइंटमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल। और एम्बुलेंस कोई मौजूद नहीं है, कोई मतलब मुख्तलिफ जेलों के अंदर तकरीबन 10% जेलों की नंबर है जहां पे कोई एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं है। तो ये तो एक अच्छा हो जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो देख रहे हैं इस मामले को, तो कम से कम जो हालत जार है इस वक्त कैदियों की, उसकी बेहतरी हो सकती है अगर वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और सोमवार के दिन इसके ऊपर रिपोर्ट भी आएगी। इससे हट के जरा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ एज माहिर कानून, अगर आप हमें बताइए कि जो नैब के मामलात हैं, नैब के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि वो तो सारे ही अंडर ट्रायल हैं ऑलमोस्ट, और उसमें बहुत सारे जो हैं वो 60 साल से ऊपर भी लोग हैं। उसका भी कोई डाटा आपके पास मौजूद है कि कितने कैदी वहां पे हैं और उनका ट्रायल हो रहा है, अंडर ट्रायल हैं वो, और उनके अंदर कोरोना के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं उसके लिए? देखिए कि वो स्पेसिफिकली जो है ना, वो नैब के या नारकोटिक्स के या टेररिस्ट के, ये रिपोर्ट में हमें अभी तक नहीं मिल सकी। ये इसीलिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ये सारा डाटा आ जाए। बात ये है कि आपने देख लिया है कि कन्विक्ट जो है हमारे कैदी, उनकी रेशो बहुत कम है और अंडर ट्रायल बहुत ज्यादा हैं। अब अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सजा भी उनको मिले, वो क्विट भी हो सकते हैं। ठीक। तो इसलिए एक जो है वो एक फिगर हमें इनके बाइफरकेट करना पड़ेगा, बीमारी के लिहाज से, उनके क्राइम के लिहाज से, उनकी सजा कितनी हो चुकी है, और अगर मामूली सजा रह गई है तो उसको देखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि 3 कैटेगरीज को तो, यानी टेररिस्ट, नारकोटिक्स और ये सेक्स ऑफेंडर्स जो हैं, इनको तो हम साइड पे फिलहाल रख लें, क्योंकि इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको कोई किया जाए। लेकिन अगर कोई 6 माह किसी की रह गई है, 3 माह रह गई है, और मेजर पोर्शन जैसे उनका वो हो गया है, तो ये उनको हम जो है वो, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, और हम यही आर्गू भी करेंगे वहां पे कि उनको छोड़ने से मेरा ख्याल है कोई माशरे में या सोसाइटी में कोई रिस्क नहीं आएगा, उनको छोड़ दिया जाए। जहां तक आपका स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है नैब का, ये जिस वक्त तक ये डिटेल रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट जो आई है वो एक जनरल रिपोर्ट है कि इतने बीमार हैं, इतने कन्विक्ट्स हैं, इतने अंडर ट्रायल हैं, इतने लोगों के जो है ना वो माइनर जो है ना उनकी वो ऑफेंसेस हैं जिसके तहत वो जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद क़ल्बे हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त ओपिनियन लिए हुए हैं, तो ऐसा कतई तौर पर नहीं है। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से उन्होंने बताया कि एक बड़ी तादाद बच्चों की जिनका कोई जुर्म नहीं है, वो अपनी माओं के साथ बंद हैं, उनके हवाले से भी स्पेसिफिकली देखा जा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इस वक्त जो मुल्क के अंदर कोरोना का एक पूरा एक हवा बन गया है, और इससे नफ्सियाती जो अमराज हैं उसमें इजाफा हो रहा है। जो घरों में लोग बैठे हुए हैं वो भी एक तरह से नफ्सियाती मरीज बन गए हैं, जिन्होंने करंतना किया हुआ है खुद को। ज़ाहिर है कि एक जो समाजी राब्ते हैं वो काफ़ी हद तक मुनक़ता हो गए हैं, तो उससे नफ्सियाती अमराज में कितना इजाफा हो रहा है, कितने लोग इस पर परेशान
हैं, क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, इसके ऊपर हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे माहिर अमराज, नफसियाती अमराज डॉक्टर सदाकत साहब, और उनसे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुल्क के नामवर माहिर अमराज नफ्सियात और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर सदाकत साहब मौजूद हैं। इनको हमने जहमत दी है आज इसके ऊपर पूछें कि इस वक्त जो सूरत हाल है और लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ इस पर बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जब से कोरोना का मर्ज पाकिस्तान में आया है खास करके, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है मायूस दिखाई देते हैं। नफ्सियाती अमराज में कहा जा रहा है कि इजाफा हो गया है। कितना नुकसान हो रहा है नफ्सियाती तौर पे इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, खास करके आपसे तो लोग रब्ता करते होंगे, कोरोना की वजह से क्या नुकसान हो रहा है नफ्सियाती तौर पे? अच्छा, बुनियादी तौर पर लोग चूंकि डर बहुत गए हैं, और जब डर खौफ हद से बढ़ जाता है तो इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो सोच विचार उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें ऐसी सूरत हाल में जबकि हमें कोरोना जैसी वबा का सामना है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उनको थोड़ा हौसला देने की ज़रूरत है, और जो लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हैं उनको थोड़ा डराने की जरूरत है। लेकिन जो कुछ भी है, सबसे पहले हमें आगाही की जरूरत है कि कोरोना में क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। और अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती है तो उसके पीछे जो तौजीह होती है, जो उसकी वजूहात होती हैं, वो भी लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए कि ये जो लोगों को समाजी फासले पैदा करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब क्या है। असल में इसका फायदा लोगों को ही पहुंचेगा, और वो इस तरह कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे समाजी राब्ते तो अपनी हिकमत अमली से ही ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी लोगों की डिस्क्रिशन पे हैं, और लोग चाहें तो वो अपने ह्यूमन इंटरेक्शंस को लिमिट कर सकते हैं। यानी अगर किसी जगह आपको 3 दफ़ा जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कोशिश करें कि 2 दफ़ा और 1 दफ़ा भी वो सारे काम कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाजार से ग्रोसरी लेने जाना है, तो आप अगर एक ही दफा लिस्ट बना के जाके उसको खरीद के ले आए, तो आपके जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं वो निस्बतन कम होंगे, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक और बात यह है कि जब इतनी गंभीर सूरत हाल का सामना होता है तो हमें कुछ रिचुअल्स को अपनी जिंदगी में बरकरार रखना होता है। अगर हम महज टीवी देखना शुरू कर दें और बार बार ये खबरें देखना शुरू कर दें कि कहाँ कितना डेथ टॉल है और कहाँ कितने लोग मुतासर हुए हैं, तो जो चीज़ हम करते रहते हैं हमारा दिमाग उसका एक लूप बना लेता है। जैसे टेलीविजन में खबरों में आप देखते हैं कि वो एक लूप बना लेते हैं और फिर खबर पढ़ते रहते हैं और वो वीडियो छोटी सी बार बार चलती रहती है। तो हमारे यहाँ भी जब कोई मसला बेइंतहा डिस्कस होता है, जब टेलीविजन हर वक्त उस पर तबसरे नए नए अंदाज में करता है, तो हमारा दिमाग समझता है कि हमारी जिंदगी इसी पे मुहित है और हमें इसी की तरफ वो मुतवज्जो रखता है, और हम अपनी जिंदगी में जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। इसमें बुनियादी हिकमत अमली है कि हमें देखना पड़ेगा कि इन हालात में भी, बदले हुए हालात में भी, ये जो कोरोना की वबा की मौजूदगी में हम अपनी जिंदगी को कितना नॉर्मल रख सकते हैं एहतियातों के बावजूद। और जितना हम नॉर्मल रख सकते हैं उतना कम से कम नॉर्मल जरूर रखें, और महज अपने आप को जो उज़्वे मुअत्तल बना के ना रखें, क्योंकि उससे हमारी कुव्वत मुदाफियत कम होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भी किया और बात भी हुई है, वो ये कहते हैं जी खौफ है, और खौफ ये है अपने से मुतालिक नहीं है, मगर ये खौफ है कि जो अगर उनके हस्बैंड जाते हैं, डॉक्टर हैं, वो उनको जाना पड़ता है, या पुलिस में है, या रेंजर्स में है, या आर्मी में है, यानी जिनको ज़रूरी निकलना, इवन मीडिया में है, तो उनको निकलना है, तो उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो खौफ में मुब्तला हैं कि उनको कुछ हो ना जाए, उनको कोई, तो इस खौफ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, और लोगों के लिए उम्मीद कितनी ज़रूरी है इस वक्त, और उम्मीद कैसे दी जा सकती है उनको? देखिए, खौफ के लिए एक बैनुल अक़वामी और बड़ी रूहानी सी दुआ है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहब के लोग वो दुआ ऐसे मौक़ों पे मांगते हैं, और इसको सुकून की दुआ कहते हैं। और सुकून की दुआ के बुनियादी अल्फाज ये हैं कि ए मेरे खुदा, तू मुझे इतना सुकून दे
कि मैं जिन चीज़ों को बदल नहीं सकता उन चीज़ों को मैं कबूल कर सकूं, और जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूं मुझे हिम्मत दे के मैं उनको बदल डालूं, और मुझे अक्ल सलीम दे के मैं दोनों में फ़र्क कर सकूं। तो जब हम उन चीज़ों में जो हम कर सकते हैं और उन चीज़ों में जो हम नहीं कर सकते, अगर हम अपनी अकल से उनमें फ़र्क कर लें और वो चीज़ें करनी शुरू कर दें जो हम कर सकते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें बॉदर नहीं करती जो कि हम नहीं कर सकते। अगर आपके अहले खाना में से कोई डॉक्टर है या पुलिस में है या फोर्सेस में है जो कि सड़क पे या मुआशरे में या हस्पताल में फराइज मनसबी अदा कर रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप अगरचे घर में बैठे हैं लेकिन आपका कोई करीबी रिश्ता मुआशरे में अपने फराइज निभा रहा है। और अगर आप फिक्र करेंगे और उनको रोकेंगे जाने से तो मुआशरे का निजाम जो है तलछट हो जाएगा। तो इसके लिए लाजिम है कि घर में रहते हुए भी आप बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। आप घर में रहते हुए वर्जिश कर सकते हैं और अपने नॉर्मल, जैसे आज मर्द लोग जो घर में हैं तो वो शेव करना छोड़ गए हैं और अपने हुलिये खराब कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिबास और तराश खराश और शेव करना और दीगर मामला जो हैं वो रेगुलरली उसको वो करते रहें, क्योंकि जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, और अब तो हम टेलीफोन पे बहुत काम कर सकते हैं या हम ऑनलाइन अक्सर हम में से बहुत काम कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग अगर खौफ से निजात पाएगा तो वो नए नए तरीके सोच सकेगा ऐसे काम करने के जो कि पहले हम जाके करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन जिंदगी भी एक बहुत बड़ी जिंदगी है। फिर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो फासला रखना अगरचे पहले हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था, चीज है जो कि पहले जापान में आप देखें कि हमेशा से वो फासला रखते थे और वो हाथ नहीं मिलाते, वो गले नहीं मिलते, बल्कि वो ताजीम से झुक के मोहब्बत का इजहार करते हैं और वो फासले पे रहते हैं। और वो आम दिनों में भी रिसेप्शन पे या ऐसी जगहों पे जहां क्राउड्स होते हैं तो वो अपने मुंह पे नकाब रखते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो नॉर्मल जिंदगी है आज जापान में है, हालांकि जापान को भी उसी तरह कोरोना का सामना है जैसे कि बाकी दुनिया को है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी होने के नाते जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं उम्मीद अफजा बात कर सकता हूं, वो मैं ये कर सकता हूं कि हम रोजमर्रा जिंदगी में वैसे भी बहुत सारी वायरसेस और इन्फेक्शन से मुकाबला करते रहते हैं। हमारा माहौल ही ऐसा है कि जिसमें हम पानी भी साफ नहीं पीते, तो हम बहुत सारी कुव्वत मुदाफियत के कुदरती तौर पर मालिक बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ लोगों की कुव्वत मुदाफियत मगरबी ममालिक से ज्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खाना आप रोजमर्रा खाते हैं, इंग्लैंड से आया हुआ मेहमान एक से दूसरी दफा वो खाना खाए तो वो बीमार हो जाता है। तो आप समझ लें कि पाकिस्तानियों के अंदर एक फितरी कुव्वत मुदाफियत होती है। और जो लोग बहुत ज्यादा डराते हैं कि नहीं, मैं तो बाद लोगों को जब बात करते हुए देखता हूं तो मुझे यूं लगता है कि जैसे वो कोई तहैया किए हुए हैं कि दूसरे को बिल्कुल डरा के रख देना है, और आप कोई भी तो वो उसके ऊपर मायूसी के साए फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि साइंस अगरचे जबरदस्त काम करती है, लेकिन साइंस आज भी अधूरी है और कोई एक्स फैक्टर है जो साइंस को अभी मालूम नहीं। और कोरोना के बारे में भी साइंस खुद कहती है कि बहुत सारी बातों को हम यकीन से नहीं कह सकते। तो जहां बहुत सारी बातों का हमें पता ही नहीं, वहां उम्मीद का दामन पकड़े रखना हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं हो सकता। बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने की है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और बहुत अच्छी बात है कि जो हमने चूंकि कल नहीं देखी, कोई चीज़ नहीं देखी, इसलिए उस कल के बारे में हमें खौफजदा नहीं होना। अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर हमारे पास मौजूद हैं उसके ऊपर हमें ज़रूर अमल दरामद करना चाहिए। जो हुकूमत ने सजेस्ट की हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद करना चाहिए। आलमी सतह के ऊपर जो है वो अक़दार तब्दील हो गई हैं कोरोना के बाद, हमें भी उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत साहब को। आप सुन रहे थे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम मामला है, थैलीसीमिया के मरीज़ जो बच्चे हैं, जो अफराद हैं, उनको खून की बहुत ज़रूरत है और इसी बारे में हम ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब अबरारुल हक साहब से, जो कि हलाल अहमर के सरबराह हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या मुश्किलात हैं और कितनी खून की ज़रूरत है और कितनी आपकी मदद की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे थैलीसीमिया की बीमारी के हवाले से। पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे ऐसे हैं जो कि खून की इस कमी का उनको सामना है और 1 लाख बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में थैलीसीमिया का शिकार हैं, जो कि मोहतात अंदाज़ा है। और ये आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस फैला है इसमें बहुत कमी वाक़ई हुई है। फातमीद और ब्लड डोनर्स जो हैं उन्होंने भी होम सर्विस का ऐलान किया है, क्योंकि लोग जो कि पहले आके अपना खून अतिया करते थे उनकी तादाद में भी बेतहाशा कमी हुई है। इसमें बहुत सारी फाउंडेशन, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड, जैसे मैंने पहले बताया, उसका बड़ा काम है। हलाल अहमर का बड़ा काम है। इसीलिए आज हमने जहमत दी है जनाब अबरारुल हक साहब को, जो कि पाकिस्तान में हलाल अहमर के सरबराह हैं। उनसे हम पूछें और आपकी अगर मदद की ज़रूरत है तो उनसे बात करें कि वो किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अबरार साहब, अब ये पूछना सबसे इस वक्त अहम लग रहा है कि सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड, क्या मसाइल हैं, इन बच्चों को कितनी ज़रूरत है, कितनी कमी है, कैसे आपकी मदद हो सकती है? जी आसमा, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त हर शख्स का ध्यान जो है ना वो कोरोना की तरफ है, क्योंकि वो जाने भी ले रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बाकी का निज़ाम इसकी वजह से वो दरम भरम होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें यह है कि चूँकि आज से आपने सही कहा कि 1,09,000 के करीब टोटल पाकिस्तान में पेशेंट्स हैं जो थैलीसीमिक पेशेंट्स हैं, और फिर कैंसर के पेशेंट्स अलग हैं। और गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, वैसे तो आजकल कम हो रहे हैं एक्सीडेंट्स वाले, लेकिन वो फिर अलग खून उनको चाहिए होता है। सो इन हालात में वो खून का अतिया चूँकि देने वाले बहुत कम है, और असल सोर्स इनका यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती थी और वो खून का अतिया लोग देते थे, और अब वो बंद हैं। सो एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन जो है वो बंद हुई हुई है, और ये बच्चे शदीद परेशानी के आलम में हैं, इनके पेरेंट्स बड़े अपसेट हैं। उसके लिए हम सारे जितने भी ये तंजीमें हैं वो दरख्वास्त करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कि वो सामने आएँ और खून का अतिया ज़रूर करें। कल ही एक प्रोग्राम में हमने अनाउंस किया तो आईजी साहब ने 200 बोतलें देने का ऐलान किया, और वो आज हमारी टीम वहाँ गई थी। आपका बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, उम्मीद है आपके प्रोग्राम के बाद भी ऐसे लोग फ़ोन करेंगे। सिर्फ अगर इस्लामाबाद को ले लिया जाए तो 500 से 600 जो बोतलें ना इकट्ठी होती थी हमें हर महीने, अब वो 60 और 65 तक आ गया। आप अंदाज़ा लगाएं कितना ड्रॉप आया। तो ये तो बड़ा ही अलमिया है और बड़ी डेंजरस बात है। सो मैं लोगों से कहूँगा हलाल अहमर को शामिल करते हुए दीगर आपसे खून के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, ज़रूर जाएं, किसी के पास भी जाएं, मगर जाएं और खून का अतिया करें। अगर ग्रुप्स की सूरत में अगर आप लोगों को बंदोबस्त करके किसी को बुलाते हैं और मेक श्योर कि वो डिस्टेंस को हम बरकरार रख सके तो और भी अच्छा, ताकि और ये जो आप घरों में भी भिजवा सकते हैं अगर कोई देने को तैयार है, लेकिन वो क्योंकि इस वक्त क्वारंटीन हुए हुए लोग बहुत ज़्यादा, तो आप घरों तक भी ये फैसिलिटी लेके जा सकते हैं कि वो खून वहाँ से लें और आपकी जो वैन्स हैं या आपका जो इदारा है वो इकट्ठा करके ले आए। इसके भी और किस तरह से आपसे रब्ता किया जाना चाहिए वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है बताना। आसमा जी 1030 पे रब्ता करके आप हमसे लोग कह सकते हैं कि हम गाड़ी भिजवा देंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि जहाँ ज़रा 3, 4, 5, 10 बोतलें इकट्ठी हो जाए खून की, तो वहाँ हमारी गाड़ी ज़रा आसानी से। लेकिन इस्लामाबाद पिंडी के अंदर अगर आप कोशिश करें मोहल्ले की सतह पे, तो एक एक करके लोग बाहर आते रहे। हमारे पास एक बस ऐसी भी है जो टर्की ने डोनेट की थी, और उसमें एक वक्त में 4 लोग खून का अतिया कर सकते हैं, और तकरीबन 20 मिनट्स लगते हैं ब्लीड होने में। तो 20 मिनट्स के बाद नेक्स्ट 4 लोग आ सकते हैं, और उसके बाद मज़ीद 4 लोग। सो एक ये फैसिलिटी हम कोशिश करेंगे उनको बड़ा एक अच्छा सा माहौल वहाँ पे बस की सूरत में दे दें जहाँ पे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपने वॉलंटियर फोर्स भी बनाई है, आपने यूथ को भी तकरीबन 10,000 के करीब आप यूथ भी आपके साथ इस वक्त खड़ी है, हम विजुअल्स भी देख सकते हैं। इनके मकासद क्या हैं और इसके साथ साथ बाकी जो दीगर इकदामात हैं कोरोना के लिए, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात की थी, आपने कुछ बताया था कि 100 बेड का अस्पताल था और बाकी चीज़ें, तो अब उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है और कितनी ज़रूरत उसकी जो है वो कितना पूरा कर रहा है ज़रूरत को? जी आसमा, एक तो हमने जब ये आया कोविड-19 तो सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की, फिर स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ और चमन के बॉर्डर से 37,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। फिर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ का क़याम हमें लाया गया, इसमें कराची में 6,000 की थी, अभी पिंडी इस्लामाबाद में भी हम बना रहे हैं, बल्कि पिंडी की तो बन चुकी है, अभी डीसी साहब के साथ में जाके
विजिट करके आया थोड़ी देर पहले। और एक जो अच्छा बड़े का मज़े का काम अल्लाह ने हमसे कराया, वो एक हस्पताल का क़याम है जो हमने 10 दिन में अगर से बनाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो तकरीबन 6-7 दिन आगे चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये इतनी थोड़ी सी मुद्दत में बनने वाला अस्पताल जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल 5th रोड रावलपिंडी पे ये बन रहा है और तकरीबन इसके आखिरी मराहल में है। इसमें 10 वेंटिलेटर्स होंगे और जो मरीज़ होंगे सबसे पहले उनकी सॉर्टिंग होगी, उसके बाद डायग्नोस किया जाएगा, डायग्नोस्टिक लैब है स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके बाद या तो वो आइसोलेशन वार्ड्स में चले जाएंगे और या फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है उनको मिल जाएगी। गॉड फॉरबिड जो ज़्यादा सीरियस होगा उनके लिए वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और अगर टर्शरी केयर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ी, गॉड फॉरबिड कोई हार्ट अटैक भी साथ हो जाता है या कोई और फेलियर हो जाता है साथ, तो फिर उनको टर्शरी केयर में वो शिफ्ट किया जाएगा। हमारे पास वेंटिलेटर्स वाली जो है वो वैन्स और एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। एक तो ये अस्पताल के हवाले से, और ये पाकिस्तान में इतनी शॉर्ट सी मुद्दत में बनने वाला पहला अस्पताल होगा। मैं लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे PRCS के स्टाफ को जो दिन रात काम कर रहे हैं, ये शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, और उनको एक ज़रूर सलूट कीजिएगा कभी आपके सामने आए। हाँ। और हमारे जो ये फिर और ज़्यादा का, और ये ऐसे काम होता है जिसपे हमारी कौम भी प्राइड फील कर सकती है कि हम लोग लड़ना जानते हैं। कि ऐसा मामला आ जाए तो हम पीछे हटने वाले या बैठने वाले नहीं। बिल्कुल। और अच्छा, एक और काम जो अपने जी आप मुकम्मल कर ले बात, फिर मैंने आपसे जी आसमा, वॉलंटियरिज्म मैं अर्ज करता चलूँ कि आपको भी और मुझे भी अच्छी तरह पता है कि ये इतना बड़ा मामला है कि हुकूमतें भी नहीं संभाल सकती। वेस्ट ने घुटने टेक दिए, तो हमारे तो रिसोर्सेज और भी कम हैं। हमारे वजीर आज़म आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, 1.25 खरब रुपए का पैकेज भी अनाउंस किया। हमारी इकोनॉमी के पहले ही बुरे हालात थे। मैं लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान के साथ जुड़ना पड़ेगा, वरना राशन कभी पूरा नहीं होता। याद रखें, कई तो लोग लेके डंप करना शुरू कर देते हैं और कई बेचारों तक पहुंचता ही नहीं है। सो किसी इंडिविजुअली हर बंदे को मेक श्योर करना हर किसी को मिल जाए, ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए हमने PRCS के प्लेटफॉर्म से जो आज से 12 दिन पहले कैंपेन शुरू की थी कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, और ये वॉलंटियर्स मैं अर्ज करता चलूँ कि टाइगर फोर्स जो खान साहब ने बनाई है, वज़ीर आज़म साहब ने, उसको उसके हाथ मजबूत करने के लिए। अच्छा, जबरदस्त। ये अच्छा हुआ टाइगर फोर्स के साथ आपने कहा कि आपके लोग जो हैं वो जुड़े होंगे, जिनकी तादाद इस वक्त 10,000 है। आखिर में जाते जाते, चूंकि आप गुलूकार भी हैं, लोग यूथ आपको बड़ा फॉलो करती है, कुछ आपने कोरोना के हवाले से कुछ लिखा है, बोला है, तो वो सुना दें हमें। मैंने वो एक बड़ा ही प्यारा नगमा था, ए वतन प्यारे वतन, उसके हवाले से कुछ वो आखिरी उसके बंद को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के चेंज किया। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा आपको। हाँ। वो इस तरह से था, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। तोड़ के खौफ की जंजीरें चले आते हैं, ये मुहाफिज तेरे जाबाज चले आते हैं। है वतन पाक वतन, है वतन प्यारे वतन, आज कहते हैं। मुझे थोड़ा सा भूल गया, इसमें मैंने डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, हाँ। और बिलखसूस बैंकर्स का और पुलिस वालों का भी जिक्र किया है। ये रिलीज करूंगा तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सुनिएगा जरूर। हाँ, आज कहते हैं मुआलिज मेरे बैंकर फौजी, ये पुलिस वाले, ये पुलिस और हिलाले अहमर के वतन, तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। है वतन पाक वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन,
है मेरे प्यारे। और कौन से सिर्फ यही चाहिए कि जब भी फौजियों को देखें, डॉक्टर्स को देखें, हलाल अमर के रजाकारों को, पुलिस वालों को देखें, आज उन्होंने भी खून दिया है, उन सबको सलाम जरूर करें। और मीडिया वर्कर्स को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मीडिया वाले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने